वेलकम डियर स्टूडेंट्स। डिस्कवरी क्लासेज में एचआर सर आप लोगों का फिर से हार्दिक अभिनंदन करते हैं, वेलकम करते हैं और स्वागत करते हैं। डियर स्टूडेंट्स, जनरल साइंस के बहुत सारे प्रश्न प्रत्येक कॉम्पिटिटिव एग्जामिनेशन में पूछे जाते हैं। ठीक है, आप कोई भी कॉम्पिटिटिव एग्जामिनेशन में शामिल होने जा रहे हैं उनमें जनरल साइंस के प्रश्न जरूर आ रहे हैं। तो कौन कौन से महत्वपूर्ण प्रश्न हैं, बायोलॉजी के कुछ महत्वपूर्ण प्रश्नों की चर्चा आज की क्लास में हम करेंगे। और ये सभी प्रश्न जो है वह विभिन्न कॉम्पिटिटिव एग्जामिनेशन में पूछे गए हैं, इसलिए ये प्रश्न बहुत ज़्यादा इंपॉर्टेंट हो जाते हैं। क्लास को ध्यान से देखेंगे और कॉपी पेन लेकर के बैठेंगे। अगर आपने चैनल को अभी तक सब्सक्राइब नहीं किया है तो चैनल को सब्सक्राइब भी कर लेंगे, बेल आइकन को भी दबा देंगे। ठीक है, शुरू करते हैं। प्रश्न जो हैं वो कौन कौन से हैं। पहला महत्वपूर्ण प्रश्न आपके सामने है कि जब एक जीन, ध्यान से प्रश्न को स्टडी करेंगे, जब एक जीन, क्या बात कर रही है, एक जीन की बात कर रहे हैं, एक जीन दो या दो से अधिक लक्षणों को एक साथ नियंत्रित करता है तो यह तथ्य कहलाता है। मतलब जनरली होता क्या है कि एक जीन जो होता है वह एक लक्षण को नियंत्रित करता है, लेकिन यहां क्या प्रश्न पूछ रहे हैं कि एक जीन है लेकिन दो या दो से अधिक लक्षणों को एक साथ नियंत्रित करता है तो यह तथ्य क्या कहलाता है, यह तथ्य क्या कहलाता है। तो ऑप्शन क्या दे रखे हैं, असंगजनन, एपोमिक्सिस नहीं है, बहुप्रभाविता, बहुगुणिता, बहुपटता। राइट आंसर आपको बताना है तो इसको अपन कहते हैं प्लियोट्रोफी या बहुप्रभाविता कहते हैं। ठीक है बच्चा, देखिए नेक्स्ट, महामारी फुट एंड माउथ रोग किसके कारण होती है। देखो, फुट एंड माउथ डिजीज जो होती है मुख्यतः पशुओं में ये बीमारी होती है। किस में होती है बच्चा, पशुओं में ये बीमारी होती है। और इसका कारण क्या है, फुट एंड माउथ रोग का कारण क्या है, तो इसका राइट आंसर है बच्चा विषाणु। क्या है बच्चा, विषाणु जो होता है वह फुट एंड माउथ डिजीज का कारण है। दो महत्वपूर्ण प्रश्न हो गए हैं। तीसरा महत्वपूर्ण प्रश्न हम देखते हैं भैया। तीसरा क्या है कि सभी, इसको कौन सा कथन सही नहीं है, प्रश्न ये है कौन सा कथन सही नहीं है। देखो पहला ऑप्शन क्या है, ये बायोलॉजी के प्रश्न है और ये आपको आने चाहिए। पहला है सभी एकाइनोडर्म्स सजीव परजीवी होते हैं। दूसरा, गोलकृमि में कोई परिसंचरण तंत्र नहीं पाया जाता। तीसरा, अस्थिल मछलियों में वाताशय मुख्यतः पाया जाता है। और चौथा जो है, उपास्थली मछलियों में आंतरिक निषेचन पाया जाता है। तो कौन सा कथन जो है वह सत्य नहीं है। चार कथन दे रखे हैं, तो ऐसे प्रश्नों को आपको करना क्या है कि जो सत्य बात है ना उनको याद रख लेना है बच्चा, और जो असत्य बात है उनको हटा देना, उसको भी सत्य बना लेना है। कैसे बनाएंगे, देखिए भाई क्या लिख रखा है, सभी एकाइनोडर्म्स जो होते हैं वो सजीव परजक होते हैं। तो यह बात ही बच्चा गलत है। सभी एकाइनोडर्म्स जो होते हैं वो सजीव परजक नहीं होते हैं। सजीव परजक या विविपेरस इसको इंग्लिश में कहते हैं। तो विविपेरस नहीं होते हैं, ये अंडज होते हैं ना, अंडे उत्पन्न करते हैं, तो ये सजीव परजक नहीं होते हैं। ये बात ध्यान में रखेंगे, सभी एकाइनोडर्म्स सजीव परजक नहीं होते हैं। ये बात सही है, ये सही बात है, अब याद कर लो। गोलकृमि, ठीक है, गोलकृमि जो होते हैं उनमें परिसंचरण तंत्र नहीं पाया जाता है, ये बात आपको याद करने वाली है। सर्कुलेटरी सिस्टम आर एब्सेंट इन राउंड वर्म, गोलकृमि जो होते हैं उनमें परिसंचरण तंत्र नहीं पाया जाता है। दूसरा, अस्थिल मछलियों में वाताशय मुख्यतः पाया जाता है। अस्थिल मछलियां जो होती हैं उनमें क्या पाया जाता है, वाताशय, एयर ब्लैडर पाए जाते हैं। एयर ब्लैडर किस प्रकार की मछलियों में पाए जाते हैं, अस्थिल मछलियों में। ऐसी मछलियां जिनका कंकाल अस्थियों का बना होता है, बोन्स का बना होता है, उनको अस्थिल मछलियां कहते हैं। और अस्थिल मछलियां जो होती है उसमें एयर ब्लैडर या वाताशय पाए जाते हैं। इंपॉर्टेंट प्रश्न है। तीसरा, उपास्थल मछलियां जो होती है उनमें क्या है, इंटरनल फर्टिलाइजेशन पाया जाता है, ये भी पक्की बात है। तो ये जो सत्य बातें हैं ना वो भी आपको ध्यान में रखेंगे। आप लोगों से प्रश्न पूछ ले कि वाताशय जो है किस प्रकार, कौन सी मछलियों में पाया जाता है, तो आप बताएंगे अस्थिल मछलियों में पाया जाता है। किसमें पाया जाता है, अस्थिल मछलियों में पाया जाता है। निम्नलिखित में से किसमें परिसंचरण तंत्र नहीं पाया जाता, तो ऑप्शन देख लें, गोलकृमि अगर है तो उसमें टिक लगा दे। ऐसे इन टॉपिक्स को याद रखें बच्चा। फिर हम बात करेंगे क्वेश्चन नंबर 4 की। निम्नलिखित कथनों पर विचार कीजिए। ठीक है, कि व्यायाम करने पर सोमेटोट्रोपिन का उत्पादन बढ़ जाता है।
सत्यबात जो आपको सेलेक्ट करनी है। ठीक है, पहला क्या है ऑप्शन कि व्यायाम करने पर सोमेटोट्रोपिन का उत्पादन बढ़ जाता है। सोमेटोट्रोपिन क्या है बच्चा? एक हार्मोन है। ठीक है। दूसरा, पुरुषों की अधिवृक्क ग्रंथियां प्रोजेस्टेरोन स्रावित करती हैं। दूसरा ऑप्शन यह है, पुरुषों की अधिवृक्क ग्रंथियां प्रोजेस्टेरोन स्रावित करती हैं। ठीक है। तीसरा ऑप्शन पढ़ो, महिलाओं की अंड ग्रंथियां जो होती हैं वो टेस्टोस्टेरोन स्रावित करती हैं। और चौथा है, थायराइड ग्रंथि जो होती है वह इंसुलिन हार्मोन स्रावित करती है। तो ये जो प्रश्न है ना, वह उस प्रश्न से ये जानना चाहते हैं कि आपको हार्मोन्स के बारे में कितनी जानकारी है। ठीक है। इसमें से आपको गलत कथन आपको छांटना है। तो देखिए, सही कथन छांटना है तो लगभग सभी कथन जो हैं वो गलत हैं। ये भी गलत है, ये भी गलत है और ये भी गलत है। ये तीन, पहला कथन जो है वह सही है कि व्यायाम करने पर सोमेटोट्रोन का उत्पादन क्या हो जाता है बच्चा? बढ़ जाता है। बाकी के तीन ऑप्शन देखिए क्या लिख रखा है तीन ऑप्शन में कि पुरुषों की अधिवृक्क ग्रंथियां प्रोजेस्टेरोन स्रावित करती हैं। पुरुषों की अधिवृक्क ग्रंथियां प्रोजेस्टेरोन स्रावित करती है। नहीं, प्रोजेस्टेरोन जो होता है वह किस प्रकार का है? महिलाओं में, है ना। प्रोजेस्टेरोन जो होता है वह स्त्रियों में स्रावित होता है और गर्भावस्था को बनाए रखने के लिए आवश्यक है। इसलिए ये आंसर गलत हो गया। अधिवृक्क ग्रंथियां प्रोजेस्टेरोन स्रावित नहीं करती हैं। खास बात यहां पर भी है, पुरुषों में प्रोजेस्टेरोन हार्मोन स्रावित नहीं होता है। ठीक है। प्रोजेस्टेरोन हार्मोन महिलाओं में स्रावित होता है जो प्रेगनेंसी के लिए आवश्यक होता है। फिर नेक्स्ट, महिलाओं में अंड ग्रंथियों द्वारा टेस्टोस्टेरोन हार्मोन सीक्रेट होता है। नहीं, यह भी आंसर गलत हो गया क्योंकि टेस्टोस्टेरोन हार्मोन जो है वह नर हार्मोन है। टेस्टोस्टेरोन क्या है? नर हार्मोन है। और वर्षण की सर्टोली जो कोशिकाएं हैं, वर्षण की कोई लीडिंग सेल्स जो होती हैं वो टेस्टोस्टेरोन सीक्रेट करती हैं। ठीक है। नेक्स्ट, थायराइड ग्रंथि जो होती है वह इंसुलिन हार्मोन स्रावित करती है। नहीं, इंसुलिन हार्मोन जो स्रावित होता है वह अग्नाशय से स्रावित होता है। तो सारी बातें आप लोग ध्यान में रखेंगे। इंसुलिन किससे स्रावित होता है? अग्नाशय से स्रावित होता है। ये बात आप ध्यान में रखें। जब भी हम ऑब्जेक्टिव निकालें तो चार ऑप्शन जो दिए होते हैं उनके बारे में भी थोड़ा सा सोच विचार कर लें ताकि अपने को सही रहते हैं। फिर नेक्स्ट, टिक्वमाइट्स होते हैं। टिक्वमाइट्स जो होते हैं ना बच्चा, वो होते हैं मकड़ी। क्या होते हैं? टिक्वमाइट्स होते हैं, मकड़ी होते हैं, कीट नहीं होते, क्रस्टेशिया नहीं होते, बहुपादी नहीं होते हैं। फिर नेक्स्ट, यदि किसी उभयलिंगी पादप में पुमंग व जायांग अलग अलग समय पर परिपक्व होते हैं तो इसे क्या कहते हैं? भाई, भिन्न काल पक्वता, हरकोगोमी, निषेचन और विषम युग्मन। आंसर क्या आ जाएगा बच्चा? भिन्न काल पक्वता कहते हैं। क्या कहते हैं? भिन्न काल पक्वता कहते हैं। नेक्स्ट, एल्कोहल पीने से मूत्र त्याग की बारंबारता बढ़ जाती है। बारंबारता बढ़ जाती है मतलब जब भी कोई व्यक्ति शराब वगैरह, बियर वगैरह लेता है, पीता है, तो उसमें मूत्र उत्सर्जन करने की बारंबारता बढ़ जाती है। वह बार बार पेशाब करने के लिए जाता है। तो इससे कौन सा हार्मोन संबंधित होता है? तो देखो ऑप्शन है वेसोप्रेसिन हार्मोन, थायरोक्सिन हार्मोन, एस्ट्रोजन हार्मोन, मेलेटोनिन हार्मोन। देखो मेलेटोनिन हार्मोन जो होता है वो मिलेनिन का संग्रहण करता है अपने बॉडी में। तिल वगैरह जो होते हैं ना उनके लिए उत्तरदायी होता है। एस्ट्रोजन हार्मोन जो होता है वह क्या है? स्त्री हार्मोन है, एस्ट्रोजन और प्रोजेस्टेरोन। ठीक है। और थायरोक्सिन हार्मोन जो होता है वह थायराइड ग्रंथि द्वारा स्रावित होता है और उपापचयी क्रियाओं का नियंत्रण करता है। वेसोप्रेसिन हार्मोन जो होता है इसको एडीएच हार्मोन भी अपन कहते हैं। और एडीएच हार्मोन जो होता है यह किससे संबंधित है? मूत्र की बारंबारता से संबंधित है। किससे संबंधित है? मूत्र की बारंबारता से संबंधित है। बार बार पेशाब लगना किसके कारण? वेसोप्रेसिन हार्मोन इसका राइट आंसर होगा। ठीक है। नेक्स्ट अपन बात करेंगे भाई, एक सजीव जीवों में एक नई जाति की उत्पत्ति के लिए सर्वाधिक महत्वपूर्ण घटक है। एग्जाम्स में पूछे गए प्रश्न है। ठीक है। इसमें कोई अपना सिलेक्शन नहीं है। ये एग्जामिनेशन में, विभिन्न एग्जामिनेशन जो है कॉम्पिटिटिव एग्जामिनेशन है उनमें ये प्रश्न पूछे गए हैं। प्रश्न क्या है? एक सजीव जीवों में जो कोई सजीव जीव है जैसे मनुष्य ही है, उसमें एक नई जाति की उत्पत्ति में के लिए सर्वाधिक महत्वपूर्ण घटक कौन सा है? बढ़िया प्रश्न आता है। ये बड़ी एग्जामिनेशन के लिए, फर्स्ट ग्रेड के लिए, सेकंड ग्रेड के लिए, उनके लिए बहुत बढ़िया प्रश्न है। पहला ऑप्शन है उत्परिवर्तन, दूसरा है पार्थक्य, तीसरा है प्राकृतिक वर्ण और चौथा है लैंगिक जनन।
देखो लगभग सभी कारक जो होते हैं ना वो जाति की उत्पत्ति के लिए आवश्यक हैं, ठीक है, ये जाति की उत्पत्ति को प्रभावित करते हैं और उनके लिए आवश्यक हैं। लेकिन इनमें से भी सबसे महत्वपूर्ण कारक जो है ना वो पार्थक्य जो है इसको सर्वाधिक महत्वपूर्ण घटक माना गया है एनसीईआरटी 11th की बायोलॉजी के अनुसार। एनसीईआरटी जो 11th की बायोलॉजी है उसमें पार्थक्य जो है इसको सर्वाधिक महत्वपूर्ण घटक माना गया है, किसके लिए? जाति उद्भवन के लिए, नई जातियों की उत्पत्ति के लिए। नेक्स्ट महत्वपूर्ण प्रश्न, मनुष्य का दंत सूत्र क्या होता है? बढ़िया प्रश्न आता है, मनुष्य का दंत सूत्र क्या है? तो मनुष्य का जो वयस्क मनुष्य का दंत सूत्र है उसका राइट आंसर है बच्चा 21-23/21-23। यह है मनुष्य का दंत सूत्र है। और ये 2102 और 2102 है ना बच्चा, ये क्या है बच्चा? ये जो है वो अस्थायी दंत सूत्र है, ठीक है, अस्थायी दंत सूत्र, ठीक है। बच्चों में दूध के दांतों का जो दंत सूत्र है वह 2102 और 2102 है। फिर अपन बात करेंगे 0021, ये जो है ना ये क्या है भाई? स्थायी दांतों का सूत्र है, स्थायी दांत, ठीक है, उनका दंत सूत्र है। फिर अपन बात करेंगे 3142/3142, ये है क्या है? कुत्ते का दंत सूत्र है, कुत्ते का दंत सूत्र 3142/3143। तो ध्यान में रखेंगे मुख्य मनुष्य का, वयस्क मनुष्य का जो दंत सूत्र है, जब सारे दांत निकल करके आ जाते हैं तो ये सूत्र बनता है 21-23/21-23, ठीक है। ये दूध के दांतों का सूत्र है 2102-2102, ठीक है। और ये क्या है? स्थायी दांत जो होते हैं 0021, ठीक है, 12 स्थायी दांत होते हैं। फिर 3142/3143 जो होते हैं वो कुत्ते का दंत सूत्र होता है। तो ये प्रश्न भी बड़ा महत्वपूर्ण है, पूछ लेता है, ये तो आना ही चाहिए कि मनुष्य में कितने दांत पाए जाते हैं। नेक्स्ट महत्वपूर्ण प्रश्न और देखिए, एलिजा परीक्षण किससे संबंधित है? एलिजा परीक्षण किससे संबंधित है? बहुत बार एग्जामिनेशन में पूछा जाता है। एलिजा परीक्षण जो है बच्चा एड्स से संबंधित है। किससे संबंधित है? एड्स से संबंधित है। नेक्स्ट, रक्त समूह में धनात्मक या ऋणात्मक शब्द किससे संबंधित है? धनात्मक मतलब, इसको समझिए प्रश्न को, क्या कहना चाह रहा है ये कि ब्लड ग्रुप जो होते हैं ना उसमें कहते हैं कई कि मेरे तो ए पॉजिटिव है, मेरा बी पॉजिटिव है, मेरा ए नेगेटिव है, मेरा बी नेगेटिव है, मेरा ए बी पॉजिटिव है, मेरा ए बी नेगेटिव है। तो इसका मतलब क्या है? इसका मतलब इनमें से कौन सा कारक जो है धनात्मक है तो उपस्थित है और ऋणात्मक है तो नहीं है? एंटीबॉडी, एड्स, आरएच कारक या प्लाज्मा? आंसर बताना चाहिए आप लोगों को। क्या आंसर हो जाएगा इसका? क्या आंसर हो जाएगा? तो इसका राइट आंसर है बच्चा कौन सा? आरएच कारक जो होता है वह धनात्मक या ऋणात्मक बताता है। अगर किसी व्यक्ति के ब्लड ग्रुप में ए एंटीजन है या बी एंटीजन है या एंटीजन नहीं है, ठीक है, लेकिन अगर आरएच फैक्टर है तो उसको कहेंगे अपन ए बी पॉजिटिव या ए पॉजिटिव या बी पॉजिटिव। अगर आरएच कारक नहीं है तो हम क्या लगाते हैं? उसमें नेगेटिव लगाते हैं। ये बात समझ लेना चाहिए। ए नेगेटिव का मतलब है उसमें ए एंटीजन तो है लेकिन आरएच कारक नहीं है, ठीक है। बी पॉजिटिव का मतलब क्या है? उसमें एंटीजन तो बी है लेकिन आरएच कारक भी है, ठीक है। इस प्रकार से आरएच कारक जो होता है उसकी भूमिका होती है धनात्मक या ऋणात्मक ब्लड ग्रुप के लगाने पर। उद्रेक में है रोग, उद्रेक में है रोग जो होता है कौन से हार्मोन से संबंधित है? तो ये देखिए इसमें ऑक्सीटोसिन हार्मोन है, एडीएच हार्मोन है, वैसोप्रेसिन हार्मोन है, ठीक है। इसको थोड़ा सा ऑप्शन चेंज करेंगे इसमें भाई, वैसोप्रेसिन नहीं लिखेंगे यहाँ पर इंसुलिन लिख लो या फिर वो मिलेटोनिन लिख लो, वापस से मिलेटोनिन लिख दिया यहाँ पर, ठीक है। क्योंकि इसका राइट आंसर क्या है बच्चा? एडीएच हार्मोन है। और एडीएच हार्मोन को ही हम क्या कहते हैं? वैसोप्रेसिन हार्मोन कहते हैं। क्या कहते हैं? वैसोप्रेसिन हार्मोन। उद्रेक में है रोग क्या होता है? उद्रेक में रोग होता है बच्चा, इसको ध्यान से देखेंगे, उद्रेक में है रोग। बहुत बढ़िया प्रश्न आता है, उद्रेक में है। अगर ये आ गया ना तो कई स्टूडेंट सोचेंगे यार ये कौन सा रोग हो गया, पहली बार नाम सुना है। उद्रेक में है रोग क्या होता है? इसको कहते हैं डायबिटीज मेलाइटिस। डायबिटीज होती है लेकिन अलग प्रकार की होती है। डायबिटीज जिसमें शुगर की मात्रा बढ़ जाती है ना तो डायबिटीज मेलाइटिस होता है। और जिसमें बार बार पेशाब और बार बार क्या लगता है? इंस्पीडस, बार बार प्यास लगती है, वह रोग होता है डायबिटीज
इंस्पिडस से। और कौन सा हार्मोन इसके लिए उत्तरदायी है? एडीएच हार्मोन जो होता है उसके लिए उत्तरदायी होता है। डायबिटीज इंस्पिडस रोग हो जाता है एडीएच हार्मोन की कमी से। तो ये है उदक में है रोग, इसको क्या कहते हैं? डायबिटीज इंस्पिडस। बात समझ में आ गई? प्रश्न पूछे गए हैं सभी ये एग्जामिनेशन में, इसलिए इन प्रश्नों को ध्यान से देखना जरूरी है। अगला, नाभिक के अलावा कोशिका के कौन से कोशिकांग में डीएनए पाया जाता है? नाभिक के अलावा कोशिका के कौन से कोशिकांग में डीएनए पाया जाता है? ऑप्शन ए माइटोकॉन्ड्रिया, ऑप्शन बी गोल्जी कोय, ऑप्शन सी हरित लवक और ऑप्शन डी लाइसोसोम। कौन सा आंसर होना चाहिए? देखो ये प्रश्न जो है आपको बताना है आंसर इसका। तो मैं क्या कह रहा हूं कि ये प्रश्न कुछ अलग हो गया है, लेकिन मैंने इसको इसलिए ऑप्शन में इनको लिख लिया है ताकि आप लोगों को ज़्यादा बता सके। देखिए इसमें जो कौन सा कोशिकांग नाभिक है, नाभिक से मतलब है यहाँ पर बच्चा केंद्रक। केंद्रक में क्या पाया जाता है? डीएनए पाया जाता है। क्या पाया जाता है बच्चा? डीएनए पाया जाता है, जो इसमें आनुवंशिक गुणों की सूचना होती है। केंद्रक में डीएनए पाया जाता है जिसमें आनुवंशिक गुणों की सूचना होती है। तो इसके अलावा, और ये अपनी प्रतिकृति खुद बना सकते हैं, ठीक है, अपनी एक और फोटोकॉपी बना सकते हैं, ये इनकी खास बात होती है। लेकिन इनके अलावा माइटोकॉन्ड्रिया व हरित लवक भी ऐसे कोशिकांग है जिनमें क्या पाया जाता है बच्चा? डीएनए पाया जाता है। माइटोकॉन्ड्रिया व हरित लवक ऐसे कोशिकांग है जिनमें डीएनए पाया जाता है। तो ऑप्शन क्या हो जाएगा? ए एंड सी दोनों, ठीक है, ध्यान में रखना प्रश्न यहां से बनता है। अगला महत्वपूर्ण 14वें नंबर का प्रश्न है, एपीफाइट्स ऐसे पौधे होते हैं जो अन्य पौधों पर निर्भर हैं। किसके लिए? एपीफाइट्स भोजन के लिए निर्भर होते हैं, या फिर छाया के लिए निर्भर होते हैं, या यांत्रिक अवलंबन के लिए निर्भर रहते हैं, या फिर जल के लिए निर्भर रहते हैं। क्या राइट आंसर आना चाहिए? यांत्रिक अवलंबन के लिए ये निर्भर रहते हैं। बात समझ में आ गई? और देखिए नेक्स्ट महत्वपूर्ण प्रश्न, सॉरी अज्ञात रुधिर वर्ग के व्यक्ति के दुर्घटनाग्रस्त होने पर कौन सा रुधिर वर्ग का रक्त तुरंत चढ़ाया जा सकता है? बढ़िया प्रश्न है। कोई भी अज्ञात व्यक्ति है, उसका एक्सीडेंट हो गया, अज्ञात व्यक्ति है उसका एक्सीडेंट हो गया, और एक्सीडेंट होते ही उनको हॉस्पिटल में एडमिट करवाया गया, जांच वांच करने का टाइम नहीं हुआ, उसको ब्लड चढ़ाना है, तुरंत उसको ब्लड की आवश्यकता है। तो ब्लड बैंक से जाकर के आप कौन सा रुधिर वर्ग मांगेगी? वो रुधिर वर्ग दे दो, इसको बचाना है, ब्लड चढ़ाना है। तो कौन सा रुधिर वर्ग मांगेंगे भाई? ओ पॉजिटिव मांगेंगे, या ओ ए बी पॉजिटिव मांगेंगे, ओ नेगेटिव मांगेंगे, या ए बी नेगेटिव मांगेंगे? बढ़िया प्रश्न आता है। तो इसका राइट आंसर क्या हो जाता है बच्चा? ओ नेगेटिव। कौन सा भाई? ओ नेगेटिव। क्यों? क्योंकि ओ तो क्या है बच्चा? सर्वदाता है, सबको हम दे सकते हैं। इसके अलावा इसमें आरएच फैक्टर भी अनुपस्थित है, इसलिए एग्लूटिनेशन होने की भी संभावना नहीं है। आरएच फैक्टर एब्सेंट है, इसलिए इसको अपन क्या कहते हैं? ओ नेगेटिव कहते हैं। तो ओ नेगेटिव ब्लड जो है, ब्लड ग्रुप जो है, वो बिना जांच किए हम किसी भी व्यक्ति को चढ़ा सकते हैं। ये बात आप ध्यान में रखना। फिर प्रोटीन संश्लेषण से संबंधित कौन सा कोशिकांग है? निम्नलिखित में से कौन सा कोशिकांग जो होता है वह प्रोटीन संश्लेषण से संबंधित है? तो पहला हो गया आरईआर, दूसरा हो गया एसईआर, तीसरा हो गया लाइसोसोम, चौथा हो गया सेंट्रोसोम। राइट आंसर क्या होगा? राइट आंसर है बच्चा आरईआर, रफ एंडोप्लाज्मिक रेटिक्यूलम या खुरदरी अंतःपर्दवी जालिका। इस जालिका पर राइबोसोम स्थित होते हैं, और राइबोसोम जो होते हैं वो क्या काम करते हैं? प्रोटीन संश्लेषण का कार्य करते हैं। बच्चा याद रखेंगे, बढ़िया प्रश्न बनता है। नेत्रदान में नेत्र का कौन सा भाग दान किया जाता है? नेत्रदान में नेत्र का कौन सा भाग दान किया जाता है? लेंस, रेटिना, कॉर्निया या दृक तंत्रिकाएं। ठीक है, तो राइट आंसर सबको पता है, बहुत बार एग्जामिनेशन में पूछा जाता है। राइट आंसर क्या है भाई? कॉर्निया। कॉर्निया जो है वह नेत्रदान में दान किया जाता है कि कॉर्निया जो है उसी के द्वारा प्रकाश का अधिकांश अपवर्तन हो जाता है, और अपवर्तन होने के बाद जो वस्तु का प्रतिबिंब किस पे बनता है? रेटिना पर बनता है। रेटिना में कोई खराबी नहीं होती है, सबसे खराबी होती है कि अपवर्तन की जो प्रोसेस है ना वह ठीक से नहीं हो पाती है। तो कॉर्निया दान किया जाता है। क्या दान किया जाता है बच्चा? कॉर्निया दान किया जाता है। ये बढ़िया प्रश्न बनता है। नेक्स्ट और देखिए, सुमेलित कीजिए उरोस्ती जत्रु के जानु फलक और स्कंद फलक। उरोस्ती यानी कि ब्रेस्ट बोन किसे कहते हैं?
जत्रुक यानी कि कोलर बोन किसे कहते हैं, जानुफलक यानी कि नी कैप किसे कहते हैं, और स्कंद फलक माने कि शोल्डर प्लेट किसे कहते हैं। देखिए शोल्डर प्लेट जो होती है ये पीछे वाली है ना, ये प्लेट जो होती है शोल्डर प्लेट्स होती है। फिर जानुफलक नी, घुटने में भी एक छोटी सी अस्थि पाई जाती है, उसको कहते हैं नी कैप। फिर कॉलर बोन, ये जो कंधे से ये हड्डी आ रही है ना यहाँ अपने गले के जस्ट नीचे, उसको कॉलर बोन कहते हैं, कॉलर के साथ साथ आ रही है। और ब्रेस्ट बोन जो जस्ट सामने है, इसको ब्रेस्ट बोन कहते हैं। उनके नाम क्या क्या हैं देखिए, ब्रेस्ट बोन जो होती है ना उसको कहते हैं बच्चा स्टर्नम। क्या कहते हैं, स्टर्नम कहते हैं। फिर कॉलर बोन क्या कहलाती है, कॉलर बोन कहलाती है, राशि मिल रही है क्लेविकल। कॉलर बोन क्या कहलाती है, क्लेविकल कहलाते हैं। और घुटनों में क्या होता है, घुटनों में पटेला होता है। घुटनों में क्या होता है, पटेला, घुटनों में पटेला। और स्कंद फलक यानी कि शोल्डर जो ब्लेड जो होती है, पीछे वाला जो हड्डी होती है चौड़ी, उसका नाम है बच्चा स्केपुला। क्या है, स्केपुला है। बढ़िया प्रश्न और बढ़िया जानकारी आपको इनकी होनी चाहिए, ये एग्जामिनेशन के लिए इंपॉर्टेंट है। नेक्स्ट 19वें नंबर का प्रश्न हम लोग चर्चा करेंगे, ट्रेकोमा रोग किससे संबंधित है। ट्रेकोमा रोग आंख से, लिवर से, वृक्क से या हृदय से। तो राइट आंसर क्या है बच्चा, आंख से संबंधित है। कौन सा रोग, ट्रेकोमा रोग। लास्ट है, पादप जगत के उभयचर किसे कहते हैं। पादप जगत के उभयचर जो होते हैं ना, किसको कहते हैं, ब्रायोफाइट्स को पादप जगत के उभयचर कहते हैं। तो ये बढ़िया प्रश्न आपकी कोई भी किसी भी कॉम्पिटिटिव एग्जामिनेशन में पूछे जा सकते हैं, इसलिए इनको बार बार रिवाइज करें, पढ़ें, आगे बढ़ें। क्लास अच्छी लगे तो उसको शेयर जरूर करते हैं। थैंक यू, धन्यवाद।